हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे। ऐसे के लिए द ओनली कोटेशन दैट आई कैन फाइंड रेलेवेंट इज प्रैक्टिस नॉट टैलेंट इज द की टू सक्सेस। ऐसे पेपर में आप देखेंगे कि द मोर यू प्रैक्टिस, आप अगर अपने एक्चुअल ऐसे पेपर से पहले 6 या 7 ऐसे लिख चुके हैं, ब्रॉड कॉन्टूरिंग कर चुके हैं, जो ऑफन रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो ब्रॉड टॉपिक्स उस पर आप अपना स्केलेटन प्रिपेयर कर चुके हैं, तो इट विल बी रिलेटिवली वेरी इजी फॉर यू टू टैकल द ऐसे। देखते हैं कि पहले यूपीएससी क्या कहता है ऐसे के बारे में। 2014 से हम देखते हैं कि टोटल 8 ऐसे टॉपिक्स आने लगे हैं, डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 सेक्शंस, एंड यू हैव टू राइट 1 ऐसे फ्रॉम ईच सेक्शन। तो आपके पास 4 टॉपिक पार्ट ए में और 4 टॉपिक पार्ट बी में, और आपको हर एक सेक्शन से एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। 250 मार्क्स का पूरा ऐसे पेपर है, तो 125 मार्क्स ईच का आपका ऐसे रहेगा। इट डेफिनेटली डिसाइड्स द रैंक। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसे के लिए, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपर्स भी अग्री करेंगे इस फ्रंट पे, इट इज़ नॉट अवॉर्डेड द रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंस। यूजली या तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप ऐसे हो जाते हैं कि मैंने तो पूरा जीएस पढ़ लिया है एंड आई नो अ लॉट, तो मैं ऐसे लिखने की मुझे ज़रूरत क्या है। ये और अंडर कॉन्फिडेंस में ये होता है कि आप हमेशा डाउट ही करते हैं कि आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, और मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगी, और आई डोंट नो द राइट एक्सप्रेशंस एंड द राइट वर्ड्स टू गो अबाउट इट। तो दोनों ही केसेस में आप यू विल एंड अप स्कोरिंग लिटिल लेस देन रिक्वायर्ड इन द ऐसे पेपर। यूपीएससी कहता है कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। दे विल बी एक्सपेक्टेड, यहाँ से इम्पॉर्टेंस आप ध्यान देंगे, they will be expected to keep closely to the subject of the essay। तो my dear friends, अगर आप 1000 वर्ड का ऐसे लिख रहे हो या 1500 वर्ड का आप ऐसे लिख रहे हो, तो बिकॉज आपके पास एक लार्जर टर्फ है अपनी बात कहने की, इट इज़ रियली relatively easier to stray away, to falter, and you may even diverge from the actual theme of your essay। तो ये आपको गलती नहीं करनी। keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion, and to write concisely। Credit will be given for effective and exact expression। ऐसे के लिए मैं बिल्कुल यही बोलूँगी कि not just what is being said, but more importantly how is it being said। तो ऐसे के लिए आपके पास एक तो रहेंगे कंटेंट, और प्लस आपको उसको एक्सप्रेस भी करना है। तो कंटेंट प्लस एक्सप्रेशंस, तो एक स्टोरी की तरह आपको स्टार्ट करना है, आपको सारे डायमेंशंस कवर करना है, एंड देन यू हैव टू एंड इट विथ सम नाइस एक्सप्रेशन। एक फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको उसे एंड करना है। ऐसे के लिए आप देखेंगे कि अनदर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हेन शुड आई स्टार्ट राइटिंग ऐसेज, कि मैम मुझे प्रैक्टिस कब करना चाहिए। उसके लिए बोलूँ कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे। It may not be content rich, but at least it would help you maintain the flow। कंटेंट के लिए मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर आप प्रोग्रेस करेंगे, इट विल बिकम द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर ऐसे। क्योंकि जब आप इतना ब्रॉड हेडिंग्स में चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसको कोहेरेंटली आप ऐसे में और बेहतर कंटेंट एनरिच कर पाएंगे। एंड देन यस, गार्निश, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऐसे है, वरना योर एस्पेक्ट विल बी योर ऐसे विल बी वेरी ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो अगर ये डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इमोशन रहेगा तो भी फ्रेंड्स आपको यू विल एंड अप गेटिंग लेस मार्क्स। इट शुड डेफिनेटली शो यू एज अ पर्सन, क्योंकि एक ऐसे आपको ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आपको पेपर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप यू कैन बी योर सेल्फ। तो आपको वर्ड की लिमिट्स जो है, आपको काफ़ी सारा वर्ड लिमिट आपके लिए बढ़ गया है, आपको 1000 वर्ड्स हो गए हैं, 1600 वर्ड्स लिखना है, विच इज़ अ ह्यूज टर्फ इन विच यू कैन प्ले। तो आप जितना उसको पर्सनलाइज्ड अपना रखेंगे, एंड पर्सनलाइज्ड के लिए मैं ये बोलूँगी कि नॉट पॉलिटिकल और इमोशनली चार्ज आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका टॉपिक है कैपिटलिज्म पे, और अगर आप
पर्सनली अगर आप मार्क्स को फॉलो करते हैं तो ये नहीं कि यू विल कीप ऑन यू नो you should not be complaining against capitalism all the time. तो इस तरीके का एक बैलेंस अप्रोच नहीं होगी. आपको कैपिटलिज्म के फ़ायदे, आपको कैपिटलिज्म के नुकसान और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं कैपिटलिज्म में, सो दैट इट विल बी मोर ह्यूमेन, इट विल बी मोर सर्विस ओरिएंटेड. आप ऐसी बात कर सकते हैं. बड़ी ही न्यूट्रल टोन के साथ आपको आगे बढ़ना है. और इसी के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि इट विल प्रैक्टिसिंग 6 to 7 ब्रॉड थीम्ड एसेज एक मस्ट रहेगा. और इसके लिए आप पिछले जितने भी आपसे टॉपिक्स पूछे गए हैं जो यूपीएससी पूछता रहता है, तो आप उनको उठा के भी यू कैन वर्क ऑन दैम. आप एक मोटा मोटा उसका स्केलेटन प्रिपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन गो फर्दर अबाउट इट. कोट्स अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और वन ऑफ द बेस्ट वे टू गार्निश योर राइटिंग. तो आप जितना भी ऐसे के लिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बोलूँगी कि कोट्स प्लस एनेक्डोट्स प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लस मैं बोलूँगी इडियम्स, फ्रेजेस. तो आप जितनी सुंदर अपने एक्सप्रेशन को कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इट विल फेच यू गुड मार्क्स. मेक इट अ हैबिट टू नोट डाउन गुड नोट्स आज से ही. तो जैसे ही अगर मान लीजिए आज आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप अगर तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप अभी से एक छोटा सा अपना नोटबुक एक डेडिकेट करें जहाँ पे आप अपने कोटेशंस लिखना शुरू करें. आप किसी एक्टर एक्ट्रेस के, वर्ल्ड लीडर के, किसी ऑथर के, मूवी के, कहीं का भी आपको कोई अच्छा कोट लगता है तो मेक इट अ हैबिट ऑफ नोटिंग इट डाउन. एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉन पॉलिटिकल इट कैन बी कोटेड. बस आपको नॉन पॉलिटिकली चार्ज किसी स्पेसिफिक पार्टी रिलेटेड आपको चीज़ें कोट्स नहीं नोट डाउन करने. इसके अलावा the turf is open for you. Or refrain from the habit of mugging up quotes from a book of quotes few weeks before the exam, because sadly our memory doesn't work like that. Read and note them throughout your preparation. Let your brain absorb them, and creativity and wit would be rewarded. When it comes to essay paper, creativity and wit is always rewarded. तो आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स हैं, आप उनके जब भी एसेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दे हैव ऑफ कोर्स रिटन इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर. दे हैव स्टार्टेड इट विद अ कोट, फिर सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करे हैं. दे कैन इवन स्टार्टेड विद सम डेफिनेशन, स्टार्ट विद सम स्टोरी. तो इस तरीके से आप ह्यूमन टच अगर देते हैं उस हिसाब से आप एक यू कैन इफ यू वीव अ स्टोरी तो डेफिनेटली विल बी रिवार्डेड फॉर दैट. स्टोरी मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँगी तो आई हैव स्टार्टेड माई essay with a story. It is an amazing way to start and end an essay. We all love to hear stories because I have personally मैं fables पढ़ती रहती हूँ और मुझे stories पढ़ने का शौक है, तो short stories भी पढ़ती हूँ. तो I think it was my way of starting और ये काफ़ी personalized touch भी देता है आपके essay को. Make sure that the story covers all the dimensions of that particular essay topic. तो आप कोशिश करें कि सारे dimensions भी cover हों उस topic के. जैसे कि I will share my own story. तो मेरे CSE 2017 में एक टॉपिक आया था, फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. अब इसमें आपको पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, आपको नेगेटिव्स भी लिखने हैं और आपको एक पॉजिटिव इन द सेंस एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन भी लिखना है. तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट वाज माय स्टोरी. माय स्टोरी वाज अबाउट सरला. तो आप देखिए ये स्टोरी थी मेरी. सरला लेफ्ट द फील्ड अर्ली बिकॉज ऑफ हंगर. तो सरला उसकी फील्ड है, वो खेती करने जाती है और उसको भूख लगती है, फिर जल्दी आ गई. शी हैज़ सेव द लास्ट kg ऑफ ग्रेन फॉर हर 4 kids. तो आप देख सकते हो कि उसके पास हंगर है, मतलब उसके पास खाने की कमी हो रही है, उसके पास आखिरी 1 किलो अनाज बचा है, अपने बच्चों के लिए उसने छोड़ दिया. हु वर्क एट द 1 acre फील्ड. तो उनके पास सिर्फ 1 एकड़ की ही फील्ड है. हर हस्बैंड कमिटेड सुसाइड लास्ट ईयर एंड शी वेट्स फॉर द कॉम्पनसेशन अमाउंट. तो उसके हस्बैंड ने ही मस्ट हैव बीन फार्मर, तो वो भी फार्मर रहे एंड ही कमिटेड सुसाइड. She cannot get a loan for herself as she does not own the land. और आपको पता है क्योंकि उसके नाम पे ज़मीन नहीं है तो she is not recognized as a farmer. तो उसको लोन भी नहीं मिल रहा है अपने लैंड के लिए. She is illiterate. तो seed selection, sowing, marketing is something that overwhelms her. तो क्या सीड सेलेक्ट करना है, कब बुवाई करनी है, कब मार्केट में पहुंचाना है, ये सब उसको आता ही नहीं है. She prays to the Lord of rain for a generous monsoon. And she returns to her dim hut and her dim life. So this was the story that I have woven.
तो आप देखिए कि मैंने इस 5 या 6 लाइनों में मैंने जो पूरा एक पिक्चर आपके सामने, इमेजरी जिसे हम बोलते हैं, अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं इंग्लिश में, तो इमेजरी ऐसा कहता है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपके सामने एक पिक्चर बनती जा रही है। तो मैंने उसके थ्रू अपने ऐसे को स्टार्ट किया। अब आप देखिए मैंने क्या क्या इश्यूज कवर करे हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं अब एग्रीकल्चर लेबर बन रही हैं। लैंड छोटी है, 1 एकड़ है, तो लैंड फ्रेगमेंट हो रही है। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, उसके जो चारों बच्चे हैं वो भी फील्ड में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर है वो उसकी कम है। मॉनसून पर डिपेंडेंसी है, इसका मतलब जो इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं या फिर जो कैनाल्स हैं वो उसके गांव तक या उसके घर तक नहीं पहुंची हैं। फार्मर सुसाइड, स्ट्रेस का इशू मैंने इस पर कवर किया। एंड वुमेन नॉट रिकग्नाइज एज फार्मर्स वाला इशू मैंने कवर किया है। तो आप देख सकते हैं 5 या 6 लाइन की स्टोरी में मैंने जो स्टार्ट किया है, तो मैंने एग्रीकल्चर का सिनेरियो उसमें पूरा उसको पिक्चराइज किया है। अब अनदर चीज़ें, आप जब किस किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो आपका जो ऐसे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी यूनिडायमेंशनल। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप ये फार्मिंग वाले ऐसे कोई उठा लीजिए और आप सिर्फ उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स को ही बार बार पॉलिटिकल क्लास को ही आप ब्लेम करते जा रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स और रेड टिपिज्म को ही ब्लेम करते जा रहे हैं। आप हिस्टोरिकली उठाइए कि हिस्टोरिकली कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर आप उसके बाद देखिए कि कैसे अब हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि कैसे कुछ अगर हम क्रॉस कंट्री हम बात करते हैं तो कहाँ कि ऊपर वाले जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया वहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी सुधर गई, लेकिन जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे बिगड़ गई। तो इस तरीके से आप बहुत सारे अनलिमिटेड डायमेंशंस है, आप उस पर बात कर सकते हो। आप स्क्यूड जो हमारा क्रॉप पैटर्न है वो पे भी, जिसमें हम ग्रेन्स को जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा लो है। इनफैक्ट जो फ्रूट्स भी हैं वो भी हम कम करते हैं। फॉरेस्ट्री जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो भी हम कम करते हैं। इस तरीके की चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर सोशल आप बोलिए कि हमारे यहाँ जो कास्ट वाला जो फैक्टर है, हमारे यहाँ जो क्लास का जो फैक्टर है, हमारे यहाँ जो पेट्रियार्की है, उसको आप देखिए, उसके आप डायमेंशंस एक्सप्लोर करें, कैसे वो एग्रीकल्चर को हेल्प कर रहा है या उसके लिए एक बाधा बन रहा है। जोग्राफिकल फैक्टर्स आप देखिए कि मॉनसून है जो, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है। फिर आप देख सकते हो कि बहुत सारा हमारा जो एरिया है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाली बात है, आप वो बात कर सकते हो। लीगल आप बात कर सकते हो कि एग्रीकल्चर के जो लॉज हैं, जो APMC एक्ट हो गया है, जो मंडियों का एक्ट है, उसमें जो मिडिल मैन है वो कैसे परेशानी क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल आप देखिए कि जो ट्रेड में भी हमारी बात है, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कुछ गड़बड़ है। एनवायरमेंटल आप बात करिए, जो डिज़ास्टर और ड्रॉट मैनेजमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट है, रिवर लिंकिंग बात है कैनाल से, उसकी आप बात करिए। इकोनॉमिकल आप बात करिए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है एग्रीकल्चर में, आप उसकी बात करिए। एथिकल, मॉरल आप डायमेंशंस कर सकते हो। फार्मर सुसाइड, फार्मर डिस्ट्रेस, उस पर आप बात कर सकते हो। फेमिनिस्ट एंगल आप डाल सकते हो, जिसमें कि आप देख सकते हो कि वुमेन डिस्पाइट बीइंग 75% ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर, इस तरीके आपके पास डेटा रेडी रहेगा तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि जो 75% जो एग्रीकल्चर लेबर है वुमेन है, लेकिन तब भी दे आर नॉट पेड। तो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी से वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। फिर अब सिक्योरिटी वाला एंगल की, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो कैसे जो एग्रीकल्चर हो गया वो फूड सिक्योरिटी जो हमारा एक मेजर एक एंगल होता है वो, और आप जियो स्ट्रेटेजिक एंगल। तो ऐसे आप जितने भी पिलर्स, जितने भी एंगल्स आप सोच सकते हैं, आप उसको जैसे हमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है जब आप मेंस लिखने जाएंगे कि जो टोटल 1.5 आवर्स का आपका जो ऐसे होगा, तो आप करीब 20 to 25 मिनट्स जो है आप ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करिए जो एंगल्स। तो मैंने भी यही किया था। जो मेरी लास्ट की शीट थी उस पर मैंने सारे टॉपिक्स जो भी मेरे दिमाग में आता जा रहा था, जो भी रिसेंट एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, कोई कोट, कोई एनेक्डोट, कोई डेटा, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस की रिपोर्ट, कोई हॉर्टिकल्चर की बात, कुछ भी कोऑपरेटिव फार्मिंग, जो भी मेरे दिमाग में आता जा रहा था, आई जस्ट जॉटेड देम डाउन। और उसके बाद एक बार ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद फिर करीब 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद मैंने अपना ऐसे लिखना शुरू करा। एक जो फ्लो आप बना के चल सकते हैं, हालांकि इट चेंजेस फ्रॉम ऐसे टू ऐसे टॉपिक ऑल्सो, के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी आप देख सकते हैं कि आप स्टार्ट करें हिस्ट्री से, फिर आप प्रेजेंट में जितने सारे डायमेंशंस हैं आप उसको करिए। एंड आप जो आपका आखिरी के जो 2 पेज होना चाहिए, आई वुड से जो 200 वर्ड्स आपके होना चाहिए, अगर आप 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हो, तो ये फ्यूचर की आपको बात करना चाहिए कि क्या क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला सकती है, क्या क्या आप और चेंजेस इंट्रोड्यूस करके आप बेहतर कर सकते हैं सिनारियो को। तो आई थिंक ये एक तरीका रहेगा टू गो अबाउट द ऐसे। और एक और जो चीज़ रहेगी कि यू शुड बी रीडिंग अ लॉट ऑफ ऐसे।
तो जितने भी टॉपर्स आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी सारे टॉपर्स जो हैं उनकी मॉक एसेस की जो कॉपीज़ हैं आप उसको डाउनलोड करें और आप उसको बार बार पढ़ें, रीड करें। सो द मोर यू रीड द मोर यू विल बी एबल टू राइट। और आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीशन भी अगर हो जाता है 2 या 3 महीने बाद, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पिछले साल के ऐसे के टॉपिक्स उठाएं और उनको कवर करना शुरू करें। जैसे कि हम 2019 का ऐसे पेपर देखते हैं, सेक्शन ए में है जैसे विजडम फाइंड्स ट्रूथ, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। अब आप देखिए कि यूजुअली अब ऐसा हो गया है, आजकल हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो एक सेक्शन रहेगा वो मॉरल या एथिकल फिलोसॉफिकल एसेज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बेस्ट फॉर अ इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर 2 कीज ऑफ सक्सेस। जैसे मान लीजिए मैं अगर ये टॉपिक 3 उठा रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग ऑन दैट ऐसे। इससे पहले जो मैंने आपसे बात करी हम उसी के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो हम अपने पिलर्स पे आते हैं। तो पहले हिस्टोरिकल आपके दिमाग में क्या, आपके अंदर क्या एक एग्जाम्पल आ रहा है। जैसे मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है हिटलर का। तो इंडिविजुअल के लिए वो बेस्ट था, ही वॉज एम्बिशियस, ही वॉन्टेड अ ग्रेट जर्मनी, बट वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं रहा क्योंकि उससे वर्ल्ड वॉर हुए और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है वर्ल्ड वॉर में, दैट इज़ बियॉन्ड वर्बल एक्सप्रेशन। फिर आप सोशल डायमेंशन उठा सकते हैं कि सोशल डायमेंशन में आप देखिए कि अगर हम कास्ट वाली सेक्शन को उठाते हैं, जैसे इंडिया में अगर आप कास्ट को उठाएं तो इंडिविजुअल के लिए वो बेस्ट है, लेकिन सोसाइटी के लिए आप देखिए कि वी एज अ सोसाइटी अपने ग्रेटर पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे हैं कास्ट की वजह से। जोग्राफिकल आप देखिए कि कुछ कंट्रीज जो हैं जोग्राफिकली हुवर अनडाउड, उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने दूसरों को दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करना शुरू करा। फिर आप लीगल, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लिख के देखिए, आप खुद दिमाग में बना के देखिए। पॉलिटिकल आप सोचिए कि जो पॉलिटिकल क्लास जो करती है, जो खुद के लिए बेनिफिट होता है, सोसाइटी के लिए नहीं। फिर आप ये भी कर सकते हो कि इलेक्शनरिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि जो करप्शन और इलेक्शन जब साथ में आ जाते हैं, क्रिमिनल्स और इलेक्शंस, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, तो वो इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन वो लार्जर सोसाइटी में जब हम मिसप्लेस करते हैं, रिसोर्सेज को सही जगह नहीं पुट करते हैं, तो एज अ सोसाइटी ही हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। और उसके बाद आप इंटरनेशनल एंगल भी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एंगल में जैसे मान लीजिए हम चाइना की बात करते हैं, तो उनकी जो येन डिप्लोमेसी चल रही है, और या फिर वो जो $1 बिलियन लोन्स दे के दूसरी कंट्रीज़ को अपने उसमें कर रहे हैं, तो हो सकता है चाइना को बेनिफिट करे, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को डेफिनेटली उससे नहीं हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर भी स्क्यू हो रहा है, क्योंकि इससे हो सकता है जब एक कंट्री बहुत जब स्ट्रांग हो जाती है, जब उसका एम्बिशन अनबाउंड हो जाता है, तो डेफिनेटली हमने हिस्ट्री से हमें लर्न करना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिकल एंगल आप देख सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि कुछ भी थॉमस पिकेटी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि जब कैपिटलिज्म अनकंट्रोल्ड हो जाता है और जब कैपिटलिज्म में एक ही इंसान जो है उस पर अनलिमिटेड वेल्थ है, तो आप देख सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी होती है डेफिनेटली डज नॉट बेनिफिट द इंडिविजुअल। फिर आप फेमिनिस्ट एंगल पे तो आप काफ़ी सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि सिंस टाइम्स इमेमोरियल जो लॉज रहे हैं, जो सोसाइटी रही है, जो कल्चर रही है, जो रिलीजन रहा है, उसने डिफाइन किया है कि वुमेन शुड बी कन्फाइंड इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, और उनको आगे अपने ह्यूमन पोटेंशियल को रीच करने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी, तो ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहीं आपके सामने ही बात करते करते ही मैंने ऐसा सोचा है। तो आप कोशिश करें कि आज से अभी से ही आपके अंदर जो डर है कि आई कैन नॉट राइट अ गुड ऐसे, आप कोशिश करें कि जो भी रूडिमेंट्री आपके अंदर आइडियाज़ हैं आप उसको लाएं। डेफिनेटली जब आप 3 या 4 महीने बाद आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपका जब जीएस का जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो डेप्थ है, जो इश्यूज़ की, जो रेंज है इश्यूज़ की, वो अपने आप सुधरेगी और आप यू विल बी एबल टू राइट मोर इन्फॉर्म्ड और अच्छे एग्जांपल्स, क्रिस्पी एग्जांपल्स, कोटेशंस, एनेक्डोट्स, इडियम्स, ये सब आप अपने आप जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, स्टोरीज हैं, आप अपने आप बनाना उसमें धीरे धीरे ही आएगा। और एक और चीज़ जो मैं ऐसे के लिए आंसर राइटिंग के लिए आई वुड से कि जब भी आप मान लीजिए आपने अभी 4 या 5 महीने की रिग्रेस प्रिपरेशन नहीं करी है और उसके बाद अगर आप एक अटेम्प्ट करते हैं आंसर लिखने का, तो माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि आप मेरे से बोल रहे हैं कि मैम आई वांट टू विन एन ओलंपिक मेडल बट यू डोंट इवन नो हाउ टू स्विम। तो लेट थिंग्स ग्रो ऑन यू, गिव इट टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे।
आप जितने भी टॉपर्स की कॉपीज पढ़ते हैं, आप उनके आंसर्स पढ़ते हैं, तो ये उनका एक दिन का एफर्ट नहीं है, 2 महीने का एफर्ट नहीं है, ये उनकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो उनके पिछले अटेम्प्ट की नॉलेज है। पहले से भी अगर मान लीजिए, अगर मैं अनुदीप दुरीशेट्टी जी की बात करूं जो AIR बन रहे हैं, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो काफ़ी सारी बुक्स वाई नेशंस फेल उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने हरारी की बुक्स पढ़ी हैं। तो ऑलरेडी एक एक्यूमुलेटेड आपके अंदर नॉलेज है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। बट यू शुड नॉट पुट योर सेल्फ एट एनी काइंड ऑफ परसीव्ड डिसएडवांटेज। आप आराम से पिक करें, एक नॉट सो एम्बिशियस मैनर में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। और ऐसे के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आज अभी से आप अपना पढ़ना स्टार्ट करें, अभी से आप अपना कोटेशंस को नोट डाउन, इडियम्स को नोट डाउन, कोई अच्छी स्टोरी अगर आपको दिमाग में अच्छी लग रही है, आपने अखबार में पढ़ी, आप उसको नोट डाउन करें। तो उसको फिर आप जब भी आप ऐसे लिखें तो कोशिश करें उसको इनकलकेट करें, आराम से ब्रेनस्टॉर्म करें, अलग अलग पिलर्स, हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर जो हमने पिलर्स पे बात करी आप उसको पिकअप करें, उस पर भी आप लिखने की कोशिश करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली 3 या 4 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड यू वुड डेफिनेटली एंजॉय राइटिंग एसेज आगे। और ये अगले जो टॉपिक्स हैं, जैसे साउथ एशियन सोसाइटीज़ आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स। तो आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें आप पाकिस्तान का, आप बांग्लादेश का एग्जांपल, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एग्जांपल लिख सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट का पूरा हमारा एग्जांपल, जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप उस पर दे सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, रीजंस फॉर इट बैकवर्डनेस, इस पे तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। हेल्थ केयर की हिस्ट्री से स्टार्ट करके फिर पर कैपिटा हम GDP पे कितना खर्च करते हैं वहाँ से, फिर फेमिनिस्ट एंगल आप लिख सकते हैं, फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड लिख सकते हैं, मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की बात लिख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे तो आपको इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बात बोली, इकोनॉमिक सर्वे ने बात बोली, इतने सारे आप क्रिस्पी चीज़ें उठा सकते हैं। और अगर आप कोई बुक भी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा हेल्थ केयर एजुकेशन पे अमर सेन सर ने भी काफ़ी सारी बात की, तो ये सब आप पिक कर सकते हैं। बायस्ड मीडिया एज अ रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इस पे भी आप वही एंगल्स को एक बार रखिए और उस पर सोचिए एक बार। और राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। तो राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ भी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइंस, तो इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी जो एक नई हम जो एरा में जो एंटर करें, तो उस पर डेफिनेटली इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, ये इट्स अ थिंग ऑफ कंसर्न। तो आप देखिए इस तरीके का हमेशा एक ऐसे टॉपिक रखा जाता है, तो आप ब्रॉड थीम्स पे भी ऐसे को अभी से आप स्टार्ट करना शुरू करें। गिव इट टाइम, 3 या 4, 5 मंथ्स में आप खुद देखेंगे कि यू हैव ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड इन योर एसे राइटिंग। एंड बिकॉज ऐसे इज दिस वन पेपर जो आपको एकदम से शूट कर सकता है आपका स्कोर आउट ऑफ 250, यू कैन इवन स्कोर एज हाई एज 150। मतलब आप देखिए जो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर पेपर्स, तो आप उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। यू विल वर्क ऑन दैट एंड यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसेज राइट हियर राइट नाउ। थैंक यू सो मच।